आप सभी को एससीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थलाकृति विज्ञान यानी टोपोग्राफी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति विज्ञान। स्थलाकृति विज्ञान में इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पृथ्वी के बाहरी परत के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बाहरी परत की बनावट कौन कौन से चीज़ों से मिल करके हुई है, सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब जो है इस वीडियो को लाइक तथा शेयर में कमी नहीं कीजिएगा और रेड बटन पे जा करके मेरे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर देना है। यूट्यूब एक अच्छे तरीके से आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो से बहुत सारा चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। और बस जो चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए उसी चीज़ पे बस कमेंट कर देना है और नीचे कमेंट बॉक्स को हम ज़रूर देखते हैं और कमेंट में हमें बताना है कि सर ये वीडियो बनाइए, ये वीडियो बनाइए। हम सारे आपके कमेंट बॉक्स का जवाब देंगे, कमेंट का जवाब देंगे और कमेंट में जाकर कमेंट करते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्थलाकृति विज्ञान। ठीक है, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं स्थलाकृति विज्ञान। स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। अब पृथ्वी के बाहरी परत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब की बनावट के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं मृदा विज्ञान। सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं? मृदा विज्ञान। सबसे पहला चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं हम मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा विज्ञान यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि किसके अंतर्गत मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा आंसर होता है पेडोलॉजी। इसको दूसरे हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका जवाब होता है मृदा विज्ञान। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में जो होता है मिट्टी का अध्ययन, जैसा कि आपने समझा, और बाकी के मिट्टी का एकदम से सीरीज वाइज हम मिट्टी वाले टॉपिक पे बात करेंगे। ये अभी हम स्थलाकृति पर सबसे पहले मिट्टी पाया जाता है, तो हम मिट्टी को थोड़ा सा बैक रखेंगे। मिट्टी को आने वाले सेशन में, आने वाले समय में हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके हम बाहरी परत के बारे में केवल जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि पृथ्वी के बाहरी परत के बारे में इसमें जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सब इसके बाद हम मिट्टी के बाद तुरंत पढ़ने वाले हैं ऊंचावच, यानी कि ऊंचावच, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलीफ। रिलीफ होता क्या है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो रिलीफ जो होता है यानी कि पृथ्वी पर जो भी उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, जो भी उबड़ खाबड़ स्थल होती है, उसी को ऊंचावच कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ऊंचावच जो होता है उबड़ खाबड़ आकृति होती है। ठीक है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ आकृति को हम लोग ऊंचावच कहते हैं। ऊंचावच जो होता है बेसिकली 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में महाद्वीप तथा महासागर को रखा गया है। यानी प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में महाद्वीप और महासागरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि महाद्वीप और महासागर, इसके आने वाले पार्ट में हम बताएंगे कि महाद्वीप और महासागर होते क्या हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऊंचावच आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। ऊंचावच क्या है इसको हम लोग एक, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊंचावच है। और हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की ऊंचावच। इस द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच, इसमें जो है महाद्वीपों पर बनने वाली आकृति को रखते हैं। तो महाद्वीपों पर जो भी आकृतियां बनती है, जो भी डिजाइन महाद्वीपों के अंतर्गत बनता है, उसको जो हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी का ऊंचावच। इसके श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आते हैं। इसके श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच
जो होता है अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति होता है। यानी कि काट छांट, यानी पृथ्वी पर जो भी काट छांट करके यानी अपर्दन की क्रिया करके जो भी स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको हम तृतीय श्रेणी की ऊंचावच में रखते हैं। जैसे काट छांट से भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, इस आकार की घाटी का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि एस आकार की घाटी और भी आकार की घाटी होती क्या है। ठीक है, तो एस आकार की घाटी और भी आकार की घाटी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसा कि ये फिगर ए भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी आप लोग देख पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये फिगर से आपको भी आकार यानी कि नदियों द्वारा जो एस आकार की घाटी बनती है एस आकार की होती कहलाती है, वी आकार की घाटी जो वी आकार की घाटी कहलाती है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके लिए एक अलग से वी आकार की घाटी पर एस आकार की घाटी पर आगे दिया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपक्षय। अपक्षय यानी वेदरिंग, इंग्लिश में इसको वेदरिंग कहा जाता है, हिंदी में अपक्षय। अपक्षय होता क्या है? तो चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। जब चट्टान टूटते हैं तो अपक्षय कहलाती है। चट्टानों के टूटने की क्रिया ही अपक्षय कहलाती है। चट्टान जो होती है दो तरीकों से टूटती हैं। पहला जो है भौतिक तरीका, दूसरा जो है रासायनिक तरीका। भौतिक तरीका में क्या होता है कि बल और दाब से चट्टान जो होती हैं टूटने लगती हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चट्टान में दरारें आ जाती हैं, चट्टाने में एक प्लेट से मतलब ये अपने से अलग होने लगती है यानी खिसकने लगती हैं, तो उसी को कहते हैं चट्टानों का अपक्षय। एक होता है अम्ल और क्षार के माध्यम से अपक्षय, जिसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्षय। ठीक है, तो उम्मीद है कि रासायनिक और भौतिक दोनों अपक्षय समझ में आ चुका होगा। एक हम बात कहना चाहेंगे कि चूना पत्थर जो है ऐसा वहाँ पे अपक्षय, यह भी चूना पत्थर का भी अपक्षय होता है, लेकिन चूना पत्थर में कौन से प्रकार के अपक्षय की क्रिया होती है? तो चूना पत्थर में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की अपक्षय की क्रियाएं होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपर्दन की यानी इरोजन की। इरोजन क्या होता है? तो चट्टानों के घिसावट को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। जब चट्टान घर्षण बल के चलते काफ़ी घिस जाते हैं और उसमें घिसावट आ जाती है तो हम उसको अपक्षय कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। चट्टानों की घिसावट को ही क्या कहते हैं? अपर्दन। अपर्दन की क्रिया जो होती है वायु से हो सकती है, नदी से भी हो सकती है और भूमिगत जल में भी होती है, सागर बर्फीले जगहों पर भी हो सकती है, हिम नंदों में भी हो सकती है। मतलब हर एक हम कह सकते हैं अधिकांश जगहों पर क्या होता है अपर्दन की क्रियाएं देखने को मिल जाती है। हम नदी को एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे कि नदियों में अपर्दन की क्रिया कैसी होती है। तो जैसा कि आप एक फिगर में देख पा रहे हैं कि अपर्दन की क्रिया जो है नदी में कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे निक्षेपण की बात कर लेते हैं, यानी कि डिपोजिशन की बात कर लेते हैं। डिपोजिशन क्या होता है? अपर्दन के फलस्वरूप निकला गया कचरा यानी गाद, अपर्दन के फलस्वरूप जो भी ढलान से अपर्दन की क्रिया, निक्षेपण की क्रिया जो होती है बेसिकली ढलान से होती है, लेकिन अपर्दन के फलस्वरूप होती है। अपर्दन के जस्ट बाद वाली क्रिया निक्षेपण होती है। यानी कि जब अगर बात करते हैं कोई नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और सारे आसपास के अपने आसपास के यानी किनारों वाले भाग को काटते हुए छाटते हुए यानी अपर्दन करते हुए जब आगे की ओर बढ़ती है तो जो भी कचरा उस नदी में जमा हो जाता है और वो कचरा जा करके एक दूसरे स्थान पर जब जमा हो जाता है उसी को हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, आई होप कि निक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि निक्षेपण जो होता है, निक्षेपण की जो क्रिया होती है वो अपर्दन के फलस्वरूप होता है। यानी कि अपर्दन जब काट छाट हो जाता है नदी में तो उसमें कुछ कचरा टाइप का बटोरा आ जाता है। कचरा मतलब नदियाँ बटोर लेती हैं और वो कचरे को किसी जगह पर जब जमा कर लेती हैं नदियाँ, उसी को कहते हैं निक्षेपण। थोड़ी सी बात करते हैं, निक्षेपण जो होता है हमेशा ढाल पर होता है, यानी कि निचले ढाल पर जो होता है निक्षेपण की क्रिया होती है। यानी कि कचरा जो होता है निचले ढाल पर जमा हो जाता है और वहीं नदियाँ दूसरी ओर निकलने की प्रयास करने लगती है और वही क्रिया कहलाती है निक्षेपण। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।